अस्सलाम वालेकुम। निहाल हाशमी ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। ये कोई गैर मुतवक्के बात नहीं, यू टर्न नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज़, हर बोझ जो है वो किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दें और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से उनको, लोगों को लगे कि वो शहीद हो गए हैं। लेकिन एक यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखानी है, उनका रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने वापस लिया, वो क्या कह के लिया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मातम है एक हमारी हुक्मरानों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो आला तरीन ऐवानों के अंदर 20 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। भाई, तुमसे अंग्रेज़ी नहीं लिखी जाती, तुम उर्दू लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो एक दफ़ा ये भी अहकामात जारी कर चुकी है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उर्दू में होंगी। हम एग्री करें, डिसएग्री करें, बट वो एक छूट मिल गई है, तो ज़रूर अपने आप को किसी लॉलीवुड के एक्टर्स के मुकाबले में दिखाना है कि मैं उतना ही अनपढ़ हूँ। आप देखें ज़रा उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। चेयरमैन के स्पेलिंग ज़रा देख लें, इनको प्लीज़ वापस लेके जाएं। पहले तो चेयरमैन के स्पेलिंग सही नहीं है। आप निहाल हाशमी साहब कैसे सेनेटर हैं? चेयरमैन के स्पेलिंग तो आप गलत लिखते हैं। फिर आपने जो लिखा, माज़रत के साथ, जो मैट्रिक में दरसी टेस्ट पेपर में जो पढ़ाया जाता है कि किस तरह से एड्रेस लिखना है, क्या लिखना है, वो तक तो आपने लिखा नहीं। और डेट आपने इसके ऊपर एंड में हाथ से लिखी और वो भी रज़ा रबानी साहब को लिखनी पड़ी, आज की डेट जो आपको लिखनी पड़ी। और जिस तरह की आपने माशाल्लाह फूलदार अंग्रेज़ी उसमें इस्तेमाल की है, वो सिर्फ आपकी तालीमी काबिलियत का बहुत मुंह बोलता सबूत है। लेकिन हुसैन नवाज़ की तस्वीर अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि एक शख्स जिसने रिलीज़ की वो जनाब साद रफ़ीक साहब के भांजे हम्माद जावेद ने लीक की। क्या ये सही है या नहीं है, इसका जवाब तो हम्माद जावेद दे सकते हैं। लेकिन आज मुख्तलिफ़ जगहों पे इस हवाले से कई ख़बरें भी शाये हुई, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि प्रिंट मीडिया पे, टेलीविज़न चैनल पे भी चली। असल में वजह यह है कि उसकी खबर, उसकी तस्वीर लीक करने का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ PMLN को और रूलिंग पार्टी को और रूलिंग फैमिली को है, ताकि वो लोगों के आगे सिंपैथी गेन कर सकें और किसी तरह GIT को मुतनाज़ बना सकें और ये कह सकें कि देखो यहाँ से तस्वीरें लीक हो रही हैं, जबकि ये भूल गए कि ये सरकारी दफ्तर है, सरकारी जगह है, ये CCTV फुटेज जो है ये सरकारी तौर पे कंट्रोल हो रही है और IB जो वहाँ पे उस GIT में शामिल नहीं है, उसके हाथ ही ऐसे हैं कि वो ये निकाल सकती थी और शाया कर सकती थी। लेकिन इस तस्वीर उनके गले में पड़ गई है। इस तस्वीर के बाद अब जो कतरी शहजादे ने आना था, वो इस तरह कुर्सी पे बैठ के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, वो इनकारी हो गया। कतरी शहजादे को अब मनाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह वो आके GIT में अपना बयान दे दे और वो बयान देगा, कतरी शहजादा बिल्कुल बयान देगा GIT में, अगर मियाँ साहब सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ कतर की हिमायत कर दें। वरना ना सिर्फ ये GIT गई, कतर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पोर्ट कासिम में और LNG प्रोजेक्ट्स में, वो सब के सब खटिया में पड़ गए। लेकिन कतर और सऊदी तनाज़ा है क्या, इसकी भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊं कि मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे फॉर्मर कॉलीग हैं, AOI के ब्यूरो चीफ़ हैं, तज्ज़ियाकार जनाब साबिर शाकिर साहब। मुझे ज्वाइन किया हमारे दोस्त ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब ज़ैद हामिद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये जो फूलों वाली अंग्रेज़ी लिखी है निहाल हाशमी ने साबिर शाकिर, मुझे तो लगता है ये मेली भगत है। आप इस्लामाबाद में बैठते हैं, अब बैठे हुए हैं, आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं कि अंदर की बात क्या है। ये मेरा ख्याल है चेयरमैन के बजाय वो चार्मिंग लिखना चाह रहे थे, जी मिस हो गया उनका मुबशर साहब। तो इसलिए वो सेनेट के चेयरमैन से उन्होंने आज फेवर लेनी थी। इसलिए मेरा मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक है राय, वो ये पाई जाती है कि निहाल हाशमी साहब कुछ नाराज़ भी हैं इस सारी सिचुएशन से, और वो कहते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सुप्रीम कोर्ट को और इदारों को बुरा भला कहते रहे और दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, ये सारे कहते रहे। लेकिन जो मैंने बात की वो कहते हैं कि लीडरशिप ने कही, मुझे पार्टी लीडरशिप की हदायत के मुताबिक 28 तारीख को मैंने ये तकरीर कर दी और तकरीर करने के बाद 2 दिन मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन अगर लिया जाना था तो पार्टी के अंदर 2 दिन में ले लेते थे। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया
तो पार्टी उनको बेजारो मददगार छोड़ के चली गई और आसिफ किरमानी साहब इसमें पेश थे और उन्होंने जल्दी जल्दी उनसे इस्तीफ़ा भी लिखवाया सेनेट का और सबमिट भी करवाया। और अगली नज़र जो थी, ये भी खबरें चलवाई गई कि आसिफ किरमानी साहब अगले सेनेटर होंगे निहाल हाशमी की जगह। लेकिन एक राय जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर पाई जाती है वो ये है कि निहाल हाशमी साहब ने वाकई बगावत कर दी है और वो चाहते हैं कि वो अंदर की बात बताएं, क्योंकि उनका कैरियर जो है वो तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा नहीं हासिल करना चाहते और वो नहीं चाहते कि 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो, और चूँकि वो वकील भी हैं और उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो, सस्पेंड हो। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि वो ये कर रहे हैं और पीछे हट गए हैं उससे। और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करके उन्होंने कहा है कि ये जो है वो दबाव में आके मुझसे ये इस्तीफ़ा लिया गया था, मैंने विलिंगली ये काम नहीं किया। ये एक राय मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी पाई जाती है। कहाँ तक दुरुस्त है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और वाक़तन वो पार्टी लीडर से उन्होंने बगावत की है, तो पार्टी लीडर आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत कितना मजबूत है। वो 1-2 लाइनें लिख के अगर भेज दे चेयरमैन सेनेट को या इलेक्शन कमीशन को तो निहाल हाशमी साहब फारिग हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। दूसरी जो राय पाई जाती है वो ये है कि लड़ा जाए, इदारों के साथ महाजराई की जाए और महाजराई करने के बाद कोशिश की जाए जीआईटी को भी गंदा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी जितना गंद उछाला है उछालना चाहिए, और ताकि इस मुकदमे से किसी न किसी तरीके से वो शहीद हो जाएं, ना कि अपना बेमौत मारे जाएं। क्योंकि अभी तक आज तक की मुबश्शिर साहब जो रिपोर्ट है जो कल सबमिट होनी है, उसमें जीआईटी के सामने हसन नवाज़ ने, हुसैन नवाज़ ने कोई चीज़ नहीं दी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया जो जीआईटी ने मांगा था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम किए थे उसके मुताबिक मलकियत के कागजात देने थे वो नहीं दिए। 4 तारीखें हुसैन नवाज़ ने भुगती, एक हसन नवाज़ ने, उसमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद अलबत्ता तारिक शफ़ी और जो सईद साहब हैं वो कोई थोड़े से ऐसी लूज बॉल्स करवा गए हैं जीआईटी के सामने कि जिससे ये फंस सकते हैं। बाकी रही कतरी शहजादे की बात, तो कतरी शहजादा जो है ये खुद रोक रहे हैं उसको कि वो ना आए। अगर वो आ गया, उस पर जिरा हो गई, तो वो मुकम्मल तौर पे जो कतरी खाता है वो झूठ का पलंदा साबित होगा। मनी ट्रेल इनके पास है नहीं। वो आएगा कतरी शहजादा तो उस पर जिरा होने के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी वो उनके पास नहीं। लिहाजा उसने ख़त के जवाब में एक और ख़त दे दिया है कि मैंने जो कहना था कह दिया, अब आप जाने और आपका जाने काम। तो कल की सुप्रीम कोर्ट में जो जीआईटी रिपोर्ट है उसके बाद मज़ीद सख्त वक्त इन पे आ जाएगा और अगले फेज़ पे इसहाक डार साहब और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम साहिबा होंगी जिनको समन किया जाएगा। अच्छा जी, दोनों आज़ाद को और नाज़रीन को मैं बता दूं, और कल भी मैंने एक बात की थी कि ये जो ऑन गोइंग क्राइसिस है कतर का और सऊदी अरेबिया का, ये मियाँ नवाज शरीफ के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। अगर वो कतर की साइड नहीं लेते मियाँ साहब तो जीआईटी में फंस जाते हैं और वो कतरी शहजादा जो है वो अपना लेटर ना सिर्फ विड्रॉ कर लेगा बल्कि आएगा ही नहीं। और अगर ये सऊदीज़ का साथ नहीं देते तो इस बार ही किधर जाके सर छुपाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सऊदी और कतर तनाज़ा जो है दरअसल ये मशरिक़ वुस्ता में चौधराहट का तनाज़ा है। दोनों जो हैं अमीर ममालिक हैं, दोनों जो हैं बड़े ममालिक हैं। सऊदी अरेबिया को ये एज है कि वो ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, और वो वहाँ पे मक्का और मदीना है, हरम शरीफ है, ये सारे मुक़द्दस मकामात वहाँ पे हैं जिनकी वजह से दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो उनको बड़े अकीदत और एहतराम से उस तरह से देखते हैं। कतर जो है उसके बरक्स वो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को लीड करना चाहता है, स्पेशली ओपेक वगैरह में, और ये समझता है कि वो सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो उसका एक अपना राइट है। जो असल तनाज़ा है वो ये है कि सऊदी अरेबिया की तरह कतर भी शाम के अंदर शिद्दत पसंदों को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी फंडिंग जो है वो अल नसरा फ्रंट और अलकायदा के ग्रुप्स को मिल रही है, जबकि कतर पर इल्ज़ाम है कि वो सलफ़ी शिद्दत पसंद ग्रुप्स की फंडिंग कर रहा है। और सऊदी मिस्री वगैरह इल्ज़ाम लगाते हैं कि दाइश की सपोर्ट के पीछे दरअसल कतर का हाथ है। उसी तरह अरब स्प्रिंग में कतर ने अख़वानुल मुस्लिमीन का साथ दिया और ख़ुसूसन मिस्र में सदर मुर्सी की हिमायत की,
और सऊदी अरेबिया और मिस्री फौजी हुकूमत दोनों अखवानुल मुस्लिमीन को अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझते हैं। अखवानुल मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ी हिमायत की एक बड़ी वजह सऊदी कतरी तनाज़ा भी है। फिर कतर जो है सऊदी पॉलिसी के बरखिलाफ ताकत का बेदरेक इस्तेमाल नहीं पसंद करता और इसे सऊदी अरेबिया को शक है कि कतर के ईरान से जो ताल्लुकात हैं, कतर को बेस बनाकर ईरान सऊदी अरेबिया और बहरीन के तेल से माला माल इलाकों में शिया पसंदी जो है उसको शिया शिद्दत पसंदी जो है उसको फ़रोग दिया जा रहा है और सऊदी अरब कतर पर हौसी बागियों की मदद का भी इल्ज़ाम लगाता है। और एक और वजह जो है कि सऊदी कतरी तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब सऊदी अरेबिया ने अलकायदा को इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद कज़ाफ़ी का जो है वो तख्ता उलट दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र कदाफ़ी मुखालिफ मलेशिया के कमांडर खलीफा हत्तार को सपोर्ट करते हैं, जबकि कतर ने हमेशा तराबुस में कायम लिबिया की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया और जिसे सऊदी और उनके इत्तेहादी कतर की जानिब से गलत इक़दाम समझते हैं। चौथा, सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा एडवांस मुल्क है कतर, लिबरल मुल्क है और टॉलरेट करने वाला मुल्क है। यहाँ के हुक्मरानों ने कौमी दौलत का इस्तेमाल जो है वो शहरियों के हालात बेहतर बनाने और तालीम और तरबियत पर लगाया और इस वक्त अरब दुनिया का सबसे ताकतवर चैनल अल जज़ीरा जो है वो भी कतर बेस्ड और कतर ओन्ड है। और सऊदी अरेबिया और उसके इत्तेहादियों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत कतर अल जज़ायर टेलीविज़न के ज़रिए अवामी राय आमा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और GCC ममालिक में फितना गरी का बायस बनती है। जैद हामिद, असल हकीकत क्या है सर? देखिए मुबशिर, बुनियादी तौर पर सबसे असल बात तो यही है कि हमारी कौम को हम थोड़ी सी एक बात बताएं कि आज तकरीबन 2 हफ्ता पहले एक शख्स हलाक हुआ, जहन्नुम रसीद हुआ। उसका नाम था ब्रेजिंस्की। ये वो शख्स था जो जिमी कार्टर के दौर से अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, पॉलिसी मेकर था और उसने ये आइडिया जनरेट किया था कि मुसलमान दुनिया में हमने शदीद फ़िरका वाराना कौमियत लसानियत पर इख्तलाफात करने हैं, लाखों लोगों को कत्ल कराना है, मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना है और उसके नतीजे में ग्रेटर इसराइल के लिए हमने जगह तैयार करनी है। और उसके बाद 1997 में जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, एक यहूदियों का एक बहुत बड़ा इदारा जो अमेरिका में काम करता था, उसने एक प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी के नाम से एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह कहा कि 21वीं सदी में अगर दुनिया में अमेरिका को एक आलमी ताकत के तौर पर उभरना है तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा। और उसके लिए कर्नल रॉल्फ पीटर्स ने नक्शे निकाले थे मिडल ईस्ट के कि पूरे मिडल ईस्ट को दोबारा बैल्कनाइज किया जाए, दोबारा तकसीम किया जाए, तोड़ा जाए। 60s और 70s में अमेरिकन स्ट्रेटजी ये थी कि मिडल ईस्ट को स्टेबल रखें ताकि ऑयल सप्लाई जारी रहे। अब उनकी पॉलिसी ये है कि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर दें, तोड़ दें और तमाम मादनी ज़खायर पर खुद कब्जा कर लें। सो कर्नल रॉल्फ पीटर्स ने जो नक्शे निकाले थे 2001 में, उसके बाद ये एक तवील तरीन जंग अमेरिका ने अपनी तारीख में मुसलसल नॉन स्टॉप एक जंग शुरू की है जो 9/11 के बाद से लेकर आज तक जारी है। और ये जो कुछ आपको मिडल ईस्ट में नजर आ रहा है, कॉन्डोलीजा राइस ने कहा था बर्थ पैंग्स ऑफ अ न्यू मिडल ईस्ट, यानी मिडल ईस्ट की मशरक़ वस्ता की पैदाइश हो रही है। और पैदाइश के वक्त जो एक माँ को तकलीफ होती है, जो एक वायलेंट प्रोसेस होता है, वही वायलेंट प्रोसेस आपको मिडल ईस्ट में नजर आ रहा है। ज़ैद हामिद साहब, मैं माज़रत के साथ दोनों काउंट्स पे आपसे एग्री नहीं करता, बहुत अदब के साथ। और उसकी एक वजह यह है कि ये ब्रेजिंस्की जो है ये तो अभी की पैदावार है, पिछले 70, 80, 100 साल के अंदर की पैदावार है। जो मुसलमानों में फ़िरका वारियत है और जो इख्तलाफात हैं तो ये तो खुलफाए राशिदीन के टाइम से शुरू हो गए थे और मैं उसमें अंदर जाना नहीं चाहता। इस वक्त रमज़ान है, लोगों की मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि उस वक्त ना कॉन्डोलीजा राइस थी, ना उस वक्त ब्रेजिंस्की था, ना उस वक्त कोई ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम था। यस, जो ख़तरे की बात है और जो हमें समझना चाहिए कि इसराइल ने इस सऊदी लेड अलायंस की हिमायत कर दी है और दुनिया में किसी एक मुस्लिम लीडर ने या किसी एक फॉरेन ऑफिस ने, मासवाई जो उनके मुखालिफ हैं, वो मुखालिफ तो करेंगे, उसने यानी उसकी ना सिर्फ यह है कि शट अप कॉल दी है, बल्कि ये नहीं कहा कि हमें इसराइल की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें हम अमेरिका को या दूसरों को ब्लेम करते हैं तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादती है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम भी किसी से कम नहीं हैं शिद्दत पसंदी में और मौका परस्ती में। मुबशिर, आपकी बात
ठीक है, जो हमने बात की पहले, हमने आपको पूरा ओवरऑल लार्जर पिक्चर, एक एनवलप पर्सपेक्टिव दे दिया कि असल गेम प्लान ये है। अब उस गेम प्लान के अंदर जो मुस्लिम दुनिया में मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स हैं, चाहे वो कौमियत की बुनियाद पे हों, लिसानियत की बुनियाद पर हों, फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर हों, ये जो इस वक्त कतर और सऊदी अरब का तसादुम है, ये कोई फ़िरक़ावारियत पे तो नहीं है, दोनों सलफ़ी हैं, वो भी सलफ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सलफ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इख्तलाफ ज़ातियात के ऊपर है, यहाँ इख्तलाफ दो यंग शहजादों में है। सऊदी अरब का जो इस वक्त किंग सलमान का जो बेटा है, जो मोहम्मद बिन सलमान, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, इसी की उम्र का तकरीबन कतर का शहजादा जो है, कतर का जो बादशाह है तमीम, या इसका नाम तमीम अस्थानी, वो उसका सरबराह है। और वो बहुत डायनामिक आदमी है, नौजवान है, दोनों नौजवान बादशाहों में आपस में पर्सनैलिटी क्लैश है। जो कतर है पूरी मुस्लिम दुनिया में अमीर तरीन मुसलमान मुल्कों में शामिल होता है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1400-1500 है, कतर की पर कैपिटा इनकम $1.5 लाख के करीब है। वहां पे जितनी आबादी है, कम से कम हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पर हजारों मिलियनेयर्स हैं वहां पे। जैसे आपने कहा कि उनके हुक्मरानों ने सारी दौलत अपने अवाम पर खर्च की। जो फर्क है सऊदी अरब में और कतर का, कि कतर की सारी पॉपुलेशन अपने अमीर के साथ है। वो दूसरी बात है कि कतर की आबादी बहुत थोड़ी है, तकरीबन मुश्किल से 30-35 लाख के करीब कतर की आबादी है, सऊदी अरब उसके मुकाबले में 3 करोड़ है। मगर जो रोल है, कतर ने छोटा मुल्क होने के बावजूद, जिस तरह आपने कहा अल जजीरा बनाया, तालिबान को रिकग्नाइज किया, तालिबान का दफ्तर कतर में खुला, अख्वानुल मुस्लिमून के ऑफिस उन्होंने कतर में खोले। मुस्लिम दुनिया में जो एग्रेसिव रोल है कतर का, अब वो डिस्टर्ब कर रहा है इस सऊदी रॉयल फैमिली को। असानी फैमिली का और आले सऊद का तसादुम है ये बुनियादी तौर पर। मैंने एक सवाल असानी फैमिली समझदार है, मैं जो समझना चाह रहा हूँ लोग हैं, और जो पाकिस्तानियों को समझना है, वो साबिर शाकिर साहब, वो ये सवाल है जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले वेरी क्विकली मैं चाहूँगा कि उसका जवाब दें कि इजराइल की हिमायत को क्या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रद्द किया, और क्या हमने पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ उठाई कि हम इजराइल और उसकी हिमायत जो है उसको रद्द करते हैं? देखें, बैकडोर चैनल पे मुबशर साहब, ये चीज़ें जो चल रही हैं, नए अलाइंस बन रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि इजराइल के बारे में भी पाकिस्तान की जो राय है या पॉलिसी है, उसमें पसे पर्दा चेंजेस आ रही हैं। और अब हम हमारा फ़ॉरेन ऑफिस उस अंदाज में इजराइल के बारे में और फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम होता है उसके बारे में वो आवाज़ नहीं उठाता जो कि माजी। मुझे अंदाज़ा लगता ये है कि कुछ नए इत्तेहाद जो बन रहे हैं, नई अलाइनमेंट हो रही है और एक दूसरे के मुल्क करीब आ रहे हैं, उसमें इजराइल और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात कभी बहुत ज़्यादा तल्ख थे, इस वक्त वो नहीं हैं। इसलिए कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत के दौर में तो हमें ना वो ज़बान कभी इजराइल के बारे में मिली है और ना ही इंडिया के बारे में मिली है, उस तरह की सख्त ज़ुबान दफ्तर ख़ारजा, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, तो दफ्तर ख़ारजा ने वही करना है जो उनका चीफ़ कहेगा। और चीफ़ इस मामले में बहुत मुख्तलिफ पॉलिसी रखते हैं, वो प्रो अमेरिकन जो है एजेंडा, उसी को लेके आगे चलते हैं। लेकिन अमेरिकन ने तो उनको शट अप कॉल दी और वहाँ पे बोलने भी नहीं दिया अरब अमेरिकन समिट में। आता हूँ मैं ज़ैद हामिद और साबिर शाकिर मेरे साथ ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मुझे कुछ चीज़ों पे डर लगना ये शुरू हो गया है कि असल में हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बेहिस हो गए हैं कि उनको अपनी कही हुई बातों पे और अपनी कही हुई बातों पे उनको खुद एतबार नहीं होता, और वो उनसे फिरना, उनसे मुकरना और जालसाजी करना फिगर्स में उसको अपना तुर्रा इम्तियाज़ समझते हैं, चाहे वो निहाल हाशमी हो, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ हो। मुझे डर इस बात का है कि जो पाकिस्तान जिन हालात में घिर चुका है कि अंदरूनी तौर पे हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस है, बिजली क्या, गैस क्या, तेल क्या, ये हमारे पास है नहीं, पानी नहीं, लाखों लोग जो है वो जॉबलेस हो रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं, और पूरी दुनिया की ज़मीन जो है वो पाकिस्तानियों के लिए तंग होती जा रही है। मुख्तलिफ़ अरब ममालिक से पाकिस्तानियों की इनखला जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। साबिर शाकिर, मुझे ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में मैं अपने एक सेनेटर या साबका सेनेटर के बयान को किस तरह सीरियसली लूँ कि जैसे एक हफ़्ता पहले उन्होंने कहा मैंने गैर मामूली हालात में इस्तीफ़ा दे दिया, अब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा ले रहा हूँ। वो गैर मामूली हालात क्या थे, और क्या इनको ये खित्ता नज़र नहीं आ रहा वजारत ख़ारजा को, सेनेट को, नेशनल असम्बली को, और अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए? मसलन हत्ता कि मियाँ नवाज़ शरीफ का मैंने बयान आज पढ़ा अपने ही चैनल के ऊपर कि हमने 2 दिन पहले पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की, 19,000 मेगावाट, 12 घंटे शहर में और 18 से 20 घंटे देहात में लोड शेडिंग, जबकि आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद पड़ी है। उस सूरत हाल में इनको अपने ही झूठ यानी बोलते हुए को दुख नहीं होता? एक इतला ये भी है मुबश्शिर साहब के को 50 अरब रुपए IPPs को इन्होंने दिए हैं, और मज़ीद ये आने वाले दिनों में IPPs को ये मज़ीद पेमेंट करेंगे, और इस तरीके से ये आपस में जो मिली भगत है इनकी वो ये करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि मुल्की मसाइल अपनी जगह, लेकिन शरीफ फैमिली को इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। वज़ीर आज़म हाउस में जो तवील तरीन इजलास हो रहे हैं वो पनामा पे हो रहे हैं कि किस तरीके से पनामा से निकला जाए, JIT को मफलूज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के मुआज़िज़ जज साहिबान को किस तरीके से मलाइन किया जाए, उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जजेस को उनकी फैमिलीज़ के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए बाय हुक कर क्रुक ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई जज ऐसा नहीं मिला इनको जिसको ये ख़रीद सकें। रफ़ीक तारड़ फार्मूला नाकाम हो चुका है, इसहाक डार फार्मूला नाकाम हो चुका है, JIT के मेंबर्स पे काम हो रहा है, JIT के मेंबर्स इनके काबू में नहीं आ रहे, उनको भी उनके ख़ानदानों के ज़रिए प्रेशराइज़ करवाया जा रहा है जो अभी तक नहीं हुए। तो इनकी तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक्टिविटी, सारी तवानाइयाँ सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे हैं कि किस तरीके से ये पनामा से निकला जाए। इसके अलावा उनको ना ईस्टर्न बॉर्डर का ख्याल है, ना वेस्टर्न बॉर्डर का ख्याल है। अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त रीजन की सूरत हाल कितनी खौफनाक हो रही है। जो अफ़गानिस्तान में एक वेव आई है नई
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं वहाँ पे, और जिस तरीके से खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, वो सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है। और आने वाले दिनों के लिए एक स्टेज तैयार किया जा रहा है किसी भी तरीके से। वो जो अफ़गानिस्तान हमने बड़ी मुश्किल से राहील शरीफ साहब, जनरल राहील की क़यादत में, और अब जिस तरीके से वो जंग यहाँ से निकाली है, वो कोशिश यही है कि रीजनल प्लेयर्स की भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स की कि वापस पाकिस्तान में वो किसी तरीके से आए और पाकिस्तान को डिस्टेबल किया जाए। इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। हमारा फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, वो फॉरेन मिनिस्टर का कलमदान वज़ीर आज़म साहब के पास है। उनको क्या फुर्सत है, वो तो सऊदी अरब में भी गए तो अकरम शेख साहब को साथ लेके गए। अकरम शेख साहब के पास ऐसा कौन सा एंटी टेररिस्ट है डिप्लोमा, क्या PhD की हुई है उन्होंने कि वो वहाँ जाके वो मशवरा दे रहे थे? उनके नज़दीक किसी भी तरीके से कतर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, कतरी ख़त का कोई किसी तरीके से कोई कतरी ख़त का सबूत निकाला जाए, ये सारी चीज़ें शरीफ फैमिली का पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से, सिक्योरिटी से किसी का दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है। बाकी हमारे मुख्तलिफ इदारे क्या कर रहे हैं, ये उनका काम है सोचने का कि अभी भी वो कोई अपना एक्टिव रोल प्ले करें, अपना वज़न जो है वो किसी पलड़े में डालें, तो ही कोई सिचुएशन बेहतर होगी। अगर वो भी साइलेंट रहते हैं, खामोश रहते हैं और सिर्फ खामोश तमाशाई बन के दूर बैठे नज़ारा देखते हैं, तो इससे मज़ीद हालात ख़राब होंगे। एक दफ़ा ख़ुद साख्ता मैं तो कहूँगा सऊदी डिमांड थी, वो हमारी कोई इनिशिएटिव नहीं था। मियाँ नवाज़ शरीफ यहाँ से गए थे सऊदी अरेबिया और ईरान में सुलह कराने के लिए, और सबको पता था कि वो एक नॉन स्टार्टर ट्रिप है जो सिर्फ सऊदीया को खुश करने के लिए किया गया था और दुनिया को बताने के लिए कि हम तो सुलह कौन है। लेकिन क्या अब मियाँ नवाज़ शरीफ को कतर और सऊदीया, क्योंकि दोनों में उनके ताल्लुकात रॉयल फैमिलीज़ के साथ है, सऊदी अरेबिया में रॉयल फैमिली के वो मेहमान रहे कई साल, और कतर की रॉयल फैमिली बकौल उनके दादा के टाइम से, वालिद के टाइम से उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो जैद हामिद, क्या अब मियाँ नवाज़ शरीफ को रोल नहीं प्ले करना चाहिए कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कराने के लिए? लुकमान, मुझे सबसे ज़्यादा रूहानी तकलीफ इस बात पर हो रही है कि पूरी मुसलमान दुनिया पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक कंक्रीट की सुनामी आकर गिरने वाली है। ये सुनामी अब पानी की भी नहीं होगी, अब कंक्रीट की होगी। कुछ नहीं बचेगा इसके नीचे कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है। 15 लाख से 20 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, कतर में तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, गल्फ में मजीद 10 लाख के करीब पाकिस्तानी और हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये आपस में टकरा गए, और जो होने जा रहा है, जो इस वक्त ट्रंप की आज की ट्वीट्स हैं, जो इसराइल ने आज बयानात दिए हैं, जो सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से ब्लॉकेड लगाया कतर का, ये सब हवा में नहीं कर रहे हैं। इसका एक नेट आउटकम ये निकलेगा कि कतर में के अंदर ये बगावत करवाने जा रहे हैं। पहले स्टेप पे ये चाह रहे हैं कि रॉयल फैमिली के अंदर से किसी शहजादे को खरीद कर कत्ल के अंदर बगावत कराई जाए और इस वक्त के हाकिम को कत्ल करवा दिया जाए। ये सब कुछ कतर में होता भी रहा है पहले, क्योंकि ये जो इस वक्त बादशाह है, हुक्मरान है, इसने भी इसके भी वालिद ने अपने बाप को डिपोज किया था। तो इस वक्त जो कुछ कतर में होने जा रहा है, जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं। इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ की अब कोई इज्जत नहीं रह गई, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने समिट में देख लिया कि सऊदी अरब में जो हुई, इन्होंने इनको लिटरली घास डाली, क्योंकि जो समझते हैं वही डाला इनके आगे, क्योंकि इनको कोई इज्जत और कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, सिर्फ घास खिलाई गई, बिकॉज यही इनकी वर्थ है। लेकिन पाकिस्तान में जो मिलिट्री एलिमेंट है, जो फौज है, उसकी इज्जत पूरी मुसलमान दुनिया में है। और अब बिल्कुल बढ़कर आगे इस वक्त तो मैं सख्ती से कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी को 4 इंपॉर्टेंट पावरफुल डेलीगेशन निकालने चाहिए आज रात को, सुबह का भी इंतजार ना करें। एक तेहरान भेजें, एक दोहा भेजें, एक अंकारा भेजें और एक रियाद भेजें, और इन 4 बड़े मुल्कों को समझाएं कि होश के नाखुन लो, वरना सब आग में जल जाएंगे जो कुछ तुम करने जा रहे हो। पाक फौज की इज्जत है, हर हाल पाकिस्तान आर्मी की बात ये सुनेंगे। नवाज शरीफ को ये लिटरली घास डालेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा घास भी नहीं डालेंगे, घास ही तो डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जो समझते हैं वो इनको खिला भी रहे हैं। तो पॉइंट इज कि इस वक्त जनरल बाजवा को एग्रेसिव होना पड़ेगा, वरना, और क्योंकि सऊदी अरब इसलिए नहीं कि सिर्फ वहां 15 लाख पाकिस्तानी है, वहां मक्का और मदीना भी उधर ही है, और ये जितने गल्फ के जितनी भी रियासतें हैं, ये एक ही माला से जुड़े हुए हैं। अगर ये किसी एक को काटेंगे, चाहे कतर को काटें या बहरेन को काटें,
या यूएई को काटें या अजमान को काटें या शारजा को काटें, ये सारे गिरेंगे, ये सारी लड़ी बिखर जाएगी, कोई नहीं बचेगा उसके अंदर। और इसके बाद क्या होता है वहां पे, ये बहुत बात की बात है कि वहां दाइश आता है या ईरान आता है या हुतीज आते हैं या इसराइल आता है या टर्की पहुंचता है या पाकिस्तान, वो सब तो बात की बातें। बात यह है कि पहले जो क्राइसिस है इसको संभालने के लिए कुछ तो करो यार, फॉर गॉड सेक। बैठे हुए तमाशा किस लिए देख रहे हो? ज़ैद आमिर मेरे साथ ही हैं, कोई नहीं है। ज़ैद आमिर मेरे साथ हैं, साबिर शाकिर मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, ठीक है ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं
वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर, जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पे ला घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जरूरत है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। साबिर शाकिर, दो सवालात हैं मेरे आपसे और दोनों लिंक्ड हैं कि मौजूदा जो तनाज़ा चल रहा है सऊदी अरेबिया और कतर का, इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ ज़ाती हैसियत में न्यूट्रल रह सकते हैं? दोनों तरफ उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, दोनों तरफ उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और ऐसे में तो बड़े गलत, वो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो न्यूट्रल रह नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि चाहे पाकिस्तान के 5 अफराद हों या 500 हों या 5000 हों, ऐसे मौके पे आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी अफवाज की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है वो गल्फ आर्मी से निकाल लेनी चाहिए अगर हम हकीकी मानों में न्यूट्रल हैं तो? मुबश्शिर साहब, जो न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल फिर वो तीसरी दुनिया होती है, या मर्द होता है या औरत होती है। जो न्यूट्रल होता है वो हम सब जानते हैं उसकी क्या हैसियत होती है, उसका सोसाइटी में हमारे यहाँ क्या मुकाम है, यही हाल पूरी दुनिया में है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और कतर ने ऐसा क्यों किया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इवेंट हुआ था सऊदी अरब में, तमाम उम्मत मुसलमा जो है वो एक साइड पे आ गई थी और जैसा कि प्रोग्राम में भी इस्लामी नेटो एक इस्लामी इतिहाद, फ़ौजी इतिहाद बनने जा रहा था, इब्तदाई शक्ल थी उसकी। अगर वो बन जाता और इसी आगे थोड़ा सा उसके खद्दोखाल वाजे होते तो एक अच्छा इक़दाम था। लेकिन इस मौके पे कतर ने ये क्यों इक़दाम किया, किसके कहने पे किया, किसकी साजिश है ये भी अनफोल्ड हो जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन असल चीज़ ये है, इस वक्त हमें उम्मत मुसलमा के हवाले से सोचना चाहिए। उम्मत मुसलमा में 3 मुल्क इस वक्त बचे हैं, तुर्की है, सऊदी अरब है और पाकिस्तान है। बाकियों का तो ये तिया पांचा कर चुके हैं, सत्यानाश कर चुके हैं। वेस्ट का भी यही है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी हैं कि किसी भी तरीके से इन 3 मुल्कों को भी बारी बारी हदफ बनाया जाए और इनको कमज़ोर किया जाए। सऊदी अरब हमारे लिए बहुत अजीज़ है, इसमें कोई शक ही नहीं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त रहे हैं और मुश्किल औक़ात में, इवन जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हिडन
खुफिया तौर पे खामोशी से बहुत ज़्यादा इमदाद की है। सऊदी अरब को हम नहीं छोड़ सकते। सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है, बड़ी मुसलमानों का भी एक बड़ा मुल्क है। इसी तरीके से तुर्की है और पाकिस्तान ख़ुद एक एटमी क़ुव्वत है। हमें अहम रोल अदा करना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप के बस का रोग नहीं है। जैसा कि ज़ैद हामिद साहब ने कहा, ये है जनरल राहील शरीफ साहब की तरह जनरल बाजवा को निकलना चाहिए बाहर और उनको एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। सबसे पहले वो सऊदी अरब जाएं, वहाँ पे जाके बात करें और उसके बाद फिर कतर जाके अगर उनकी बात यकीनन सुनी जाएगी, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं उनकी बात सुनी जाती है, उसको संजीदा लिया जाता है। मियाँ साहब तो उसके सारे माली मफादात जो हैं वो कतर से जुड़े हुए हैं। इस वक्त उनको सऊदी अरब शायद इतना अजीज़ ना हो जितना कतर अजीज़ है। कतर से उन्होंने पनामा से निकलना है तो कतर की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, कतर के साथ उनके करीबी ताल्लुकात, कतर की 100 बातें माननी पड़ेंगी। सऊदी अरब के साथ फिल वक्त उनका कोई ऐसा माली फ़ायदा नहीं है। उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो इस वक्त लगी हुई है पनामा करप्शन केस में। मियाँ साहब जो हैं, माजी में भी आपने देखा कि 99 में जब एक इत्तेहाद बन गया, सियासी इत्तेहाद, और नवाबजादा नसरुल्लाह खां की सरबराही में तमाम सियासी जमातें मियाँ साहब के पीछे खड़ी हो गई और उनकी बहाली के लिए, उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही थीं कि अचानक एक दिन पता चला कि मियाँ साहब ने अपनी दौलत बचाई और सऊदी अरब रवाना हो गए। और नवाबजादा नसरुल्लाह खां साहब का तारीख़ी जुमला है, जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे पूछा गया, सहाफ़ियों ने पूछा, एक सवाल किया कि नवाबजादा साहब आपसे कोई सलाह मशवरा किया मियाँ साहब ने? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि 47 से लेकर आज तक मेरा सियासतदानों से पाला पड़ा था, सियासी जद्दोजहद में कर रहा था, लेकिन पहली दफ़ा मेरा एक पाला पड़ा एक ताजर से और मैं ताजर को पहचान नहीं सका। उसने हम सब का सौदा किया और निकल गए। अभी भी पनामा केस में भी मियाँ साहब की पहली कोशिश, पहली ख्वाहिश यही है कि अब तक जो कुछ कमाया है वो किस तरीके से बचाया जा सकता है। उनको ना सऊदी अरब की फ़िक्र है, ना कतर की फ़िक्र है, ना तुर्की की फ़िक्र है, ना उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र है, किसी की फ़िक्र नहीं, ना पाकिस्तान की फ़िक्र है। तो वो तो अपने दौलत को बचाने के लिए कुछ वेरी क्विकली, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सऊदी अरब बट मुझे सॉरी, लास्ट सवाल ज़ैद हामिद साहब, और वो ये है कि जिस तरह सऊदी अरेबिया कतर को धमकी और धौंस दे रहा है और हतक आमेज़ रवैया अपनाया हुआ है, कितनी देर लगेगी उन ममालिक की तरफ आने पे जो इस टाइम पे न्यूट्रल हैं, फिर उनका क्या बनेगा? मैंने आपको ये बात कंफर्म कर दी है कि ये एक माला से लड़े, एक तस्बीह में जुड़े हुए हैं। ये आज कतर खत्म होगा तो उसके बाद कल अजमान, यूएई और फिर सऊदी अरब की बारी भी है। ये अपने हाथों से इनको मरवाया जा रहा है। इन अहमक बद्दुओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इसराइल और अमेरिका इनको इस्तेमाल करके खुदकुशी करवा रहा है इनसे, और इनको समझाने के लिए आप पाक फौज के डंडे की जरूरत होगी। हमको डिप्लोमेसी तुर्की से लेनी होगी। देखिए, टर्की इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। पाक नवाज शरीफ की हैसियत कोई नहीं है, अर्दोगान की है। तो आप, लेकिन जो अर्दोगान की फौज आके इस इलाकों में काम नहीं कर सकती, पाकिस्तानी फौज मौजूद भी है, जा भी सकती है। सो मिलिट्री एक्सेस हमने भेजना, पॉलिटिकल एक्सेस टर्की से आएगा। आपको बराह रास्त टर्की से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कतर के ताल्लुकात तुर्की से भी अच्छे हैं और पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात सऊदी अरब से अच्छे हैं। लिहाजा यही हम बात कर रहे हैं कि सुबह का इंतजार न करें, रात रात में पाकिस्तान आर्मी के डेलीगेशन निकले, एक तुर्की जाए, उनसे बात करें, एक रियाद से, एक कतर से और एक तेहरान से। हमें करना पड़ेगा ये। ज़ैद हामिद आपका और साबिर शाकिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बात मैंने ज़रूर कहनी है अपने क्लोजिंग में कि अमेरिका हो, इसराइल हो या कोई और मुल्क हो, उसको ब्लेम करना जो है वो बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि हमें अपने गिरबानों को झांकना है और देखना है हम क्यों किसी के आलाकार बनते हैं। अमेरिका और अमेरिका के हुक्मरानों ने वो करना है जो अमेरिका और अमेरिकी अवाम के लिए अच्छा है। इसराइल के हुक्मरानों ने वो करना है जो इसराइल और उनकी अवाम के लिए अच्छा है। हमें अपने मुल्क के लिए वो करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। हम सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग करके, हम ब्लेम थ्रोइंग से हमारा अब गुजारा नहीं होगा। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने हुक्मरानों का एहतसाब शुरू करें, कड़े से कड़ा एहतसाब हो और उस बाद नीचे तक हो कि जो पाकिस्तानी ना हो या पाकिस्तानी दौलत का लूट मार का मुर्तकिब हो, उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। वहीं से एहतसाब का अमल शुरू होगा और वही कौम खड़ा हो सकेगी जो ख़ुद अपने अंदर चोरों को
पकड़ने की सलाहियत रखती है। अल्लाह हाफ़िज़।